देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, हम लोग लास्ट क्लास में किए थे ईएमएफ का इक्वेशन को डेराइव, जो कि कितना आया था, कोई बता सकता है? ई एवरेज का वैल्यू या फिर ई आरएमएस का डायरेक्टली बता दो। 4.44 पाई इंटू एफ इंटू टीपी इंटू केडी यहाँ इंटू पे केपी, केडी इंटू इंटू, केपी। यही था हमारा लास्ट क्लास का ईएमएफ इक्वेशन, जो कि आधा ये दिखता कैसा है, तो ये दिखता है ट्रांसफार्मर की तरह, लेकिन ये डेरिवेशन जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं डीसी मशीन का जो डेरिवेशन हम लोग ईएमएफ इक्वेशन का देखते हैं, E इज इक्वल्स टू 5PN/Z बाई 60A, यही होता है ना। वहां पे क्या हो जाएगा, पैरेलल पाथ, ए क्या होता है, पैरेलल पाथ होता है ना। हाँ, या तो A इज इक्वल्स टू 2 होगा फॉर वेव बाइंडिंग, या तो A इज इक्वल्स टू P होगा फॉर लैप और ये वेव वाइंडिंग, उसके बेसिस पे। तो अगर ये वेव वाइंडिंग है तो ये सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, आगे बढ़ता है ना वो। अभी नोटिफिकेशन आ रहा है सबको? यस सर, अभी आया। यस सर। पता नहीं नोटिफिकेशन का कुछ दिक्कत है। देखो तो ये हम लोग का है, हम लोग इसलिए इसको रिमाइंड करा दे रहे हैं सो दैट कि तुम लोग अगर किसी का दिमाग से निकल गया है कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन क्या होता है, तो वो भी यहाँ पे ध्यान में आ जाए। अगर ट्रांसफार्मर के केस में ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू 4.44 पाई इंटू एफ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे ये n क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स। कहने का मतलब अगर ये E1 है तो यहाँ पे E1 होगा, अगर ये E2 है तो यहाँ पे E2 होगा। सिंपल सा बात है, डेट इम्प्लाइज E1 बाई N1 इज इक्वल्स टू E2 बाई N2 इज इक्वल्स टू 4.44 पाई इंटू एफ, यही होगा। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े होंगे ईएमएफ पर टर्न, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में बराबर होता है, ऐसा ही रहता है ना। यस सर। हम लोग ना ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं ना डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, हम लोग का काम है सिंक्रोनस मशीन, मतलब 3 फेज अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन इन 3 फेज अल्टरनेटर। क्या आया है ई आर एम एस का वैल्यू आया है 4.44 इंटू 5 इंटू एफ इंटू टी पी इंटू के डी इंटू के पी। यहाँ पे हम लोग को दो टर्म अब हम लोग को पढ़ना है, के डी और के पी, वेयर एफ फ्रीक्वेंसी होता है, 5 फ्लक्स होता है, टीपी नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ये सब हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे के डी लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एंड के डी इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। लेस देन 1 होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इक्वल्स टू 1 होता है फॉर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। अभी हम बताएंगे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है। केपी इसको बोला जाता है पिच फैक्टर, या इसी को बोला जाता है कॉर्डिंग फैक्टर, ठीक है। इसमें भी केपी इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 अगर हो जाएगा इसका मतलब है ये हम लोग फुल पिच किए हैं, वाइंडिंग फुल पिच्ड वाइंडिंग है। लेस देन 1 है इसका मतलब शॉर्ट पिच है। शॉर्ट पिच कहने का मतलब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ना रख के कुछ पीछे रखें। शॉर्ट पिच रखने से क्या एडवांटेज है, शॉर्ट पिच रखने से ये एडवांटेज है कि कुछ हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग रखने से क्या है, तो हमारा इससे भी कुछ हार्मोनिक्स एलिमिनेट होता है। उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे हार्मोनिक्स वगैरह में, हम लोग पहले एक एक फैक्टर को देखते हैं।
सबसे पहला पिच फैक्टर, देखो पिच फैक्टर निकलता कैसे है, पिच फैक्टर केपी, इसका सिंपली फॉर्मूला होता है केपी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कॉर्डिंग एंगल। हम सिर्फ शॉर्ट में तुम लोग को समझा देंगे कि ये आता कैसे है, ये क्यों आता है, तो फिर तुम लोग को उसके बाद और ज़्यादा मतलब इस पे सवाल जवाब हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन होता है और वो डेरिवेशन हम लोग नॉर्मली याद नहीं रहता है हम लोग को, ठीक है, और डिप्लोमा लेवल पे तो वो ज़रूरत भी नहीं है हम लोग को। देखो केपी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईएमएफ निकाल रहे हैं, ईएमएफ एट फुल पिच, हाँ ईएमएफ एट फुल पिच डिवाइडेड बाय ईएमएफ एट शॉर्ट, सही लिख रहे हैं क्या, एक बार रुक जाओ देख लेने दो हमको, लग रहा है हम कुछ गलत लिख रहे हैं। उल्टा हम लोग लिख दिए हैं इसको, क्योंकि ये तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा ना, फुल पिच ऊपर में रहेगा, तो इसी के लिए केपी मतलब क्या, यहाँ पे ईएमएफ हम लोग नहीं बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, लिखा हुआ है ईएमएफ एट शॉर्ट पिच्ड रेशियो ईएमएफ एट फुल पिच। ईएमएफ से पहले क्या लिखा हुआ है, इससे पहले फ्लक्स पर पोल, और इसमें भी फ्लक्स पर पोल, जाहिर सा बात है हम लोग कंडक्टर का दूरी घटा दिए हैं तो फ्लक्स पर पोल का वैल्यू भी घट जाएगा। ये हम लोग का सेंटर होगा, देखो पहले क्या था कंडक्टर, यहाँ पे था ए और यहाँ पे था ए डैश, बट हम लोग उसको शॉर्ट पिच किए, फुल पिच ना रख करके इसको हम यहाँ पे ले गए, ये हो गया ए डैश, न्यू ए डैश, लेकिन ये एंगल कितना है, ये एंगल है एप्सिलॉन, ठीक है, इसी को हम लोग फर्दर और मॉडिफाई किए, करते एक्चुअल में ये है, लेकिन हम लोग इसको जब पढ़ने के लिए एनालिसिस करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। डॉटेड से बना दे रहे हैं, यहाँ पे पहले था, यहाँ पे ए था, ये ए डैश था, बट अब हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में एप्सिलॉन ना करके इधर साइड हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 मूव कर दिए इसको ए, और इधर साइड एप्सिलॉन बाई 2 मूव कर दिए ए डैश, कर सकते हैं ऐसा, एप्सिलॉन बाई 2 समझ आ रहा है तुम लोग को, नहीं आ रहा है सर हमको। नहीं आ रहा है समझ, देखो हम लोग को स्टार्टिंग में जब हम लोग मशीन लाए उस टाइम पे हम लोग को कुछ इस तरीके से वाइंडिंग करना था, हम सिर्फ एक फेज का ले रहे हैं, यहाँ पे ए कर दिए तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे ए डैश बनाते थे ना, हम लोग को एक्चुअल में मशीन को इस तरीके से वाइंडिंग करना था, और इसी को बोला जाता था फुल पिच्ड,
क्योंकि 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हम लोग करते थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको बोला जाता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। हम लोग नॉर्मली डिप्लोमा लेवल पे P = 2 पढ़ते हैं, इसी के लिए जो हम लोग को दिखता है वही हम लोग का इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। बट जैसे जैसे हायर में तुम लोग जाओगे तो नंबर ऑफ पोल्स बढ़ेगा, तो थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल अलग है। तो हम लोग को उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। हम लोग को क्लियरली देखना है क्या ये 180 डिग्री दिखाई दे रहा है ना। अगर इसको हम लोग कुछ घटा देंगे, जो कि यहाँ पे घटा दिए, अब ये एंगल लेस देन 180 है, 180 माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा ना। अगर हम लोग ए कंडक्टर वहां पे डाल रहे हैं और ए डैश यहाँ पे ना डाल करके, मतलब इस पोजीशन में ना डाल करके इस पोजीशन में डालेंगे, तो कुछ हार्मोनिक्स एलिमिनेट होगा। हार्मोनिक्स हमारा दुश्मन है, हम लोग को उसको एलिमिनेट करना है। तो हम लोग एग्री हो गए कि चलो ठीक है हम लोग डाल देंगे। इसका मतलब अब इस दोनों के बीच में 180 डिग्री बन रहा था ना यहाँ पे, अब ये बनेगा 180 माइनस एप्सिलॉन। क्लियर है। लेकिन स्टडी जब हम लोग करते हैं, या फिर प्रैक्टिकली भी बोल सकते हो, लेकिन नॉर्मली स्टडी जब हम लोग करते हैं, एक साइड में ये एप्सिलॉन हो रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे, ये पहले जो रेफरेंस था उसको हम लोग बना दिए ए डैश, ये वाला ब्लैक वाला जो है यहाँ पे रेफरेंस बना दिए ए डैश। हम क्या किए, एक साइड एप्सिलॉन ना करके इधर हम आधा घिसकाए, उधर हम आधा घिसकाए। समझ पा रहे हो? अभी भी नहीं समझे? यस सर, समझ रहे हैं सर। समझ गए ना अभी? देखो, तो ये हो गया। अब हम लोग जब डेराइव करते थे, तो डेराइव करने में हम लोग का कुछ डेरिवेशन होता था, वो हम तुम लोग को यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहे हैं डायरेक्टली। उसका डी फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू डी ए, ये होता था फॉर्मूला, इससे फाई आता था। फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करते थे हम लोग कहाँ से कहाँ तक। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो 0 से 180, पहले हम लोग 0 से 180 करते थे ना, 0 से 180। और इसके अंदर जो भी टर्म होता था उसमें सिर्फ एक साइन अल्फा टर्म आता था, डी अल्फा। ठीक है, इस तरीके से। बाकी क्या आता था वो हम लोग देखेंगे, लिख दे रहे हैं क्या आता था, बीपी एल आर। ये क्यों आता है, क्या होता है, ये अभी हम लोग को जानने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जब इसको इंटीग्रेशन करते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर चला जाएगा, इसको हम बॉक्स में बना दे रहे हैं, बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 180 साइन अल्फा डी अल्फा, ये आता था। फाई इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिख दिए, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, 0 से 180। जब इसका वैल्यू को हम लोग पुट करते थे तो यहाँ पे 2 इंटू बी पी एल आर ऐसा आता था। ये किसका बता रहे हैं, जब हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं तब। लेकिन हम लोग जैसे ही छेड़छाड़ किए, यहाँ पे क्या है, आफ्टर शॉर्ट स्विचिंग क्या आ जाएगा, फाई का वैल्यू बताओ, ब्लू कलर से करते हैं। फाई इज इक्वल्स टू, सारा चीज सेम रहेगा, बस इंटीग्रेशन का लिमिट बदल जाएगा। कहाँ से करेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 से। ये बताओ अपर लिमिट, 180 माइनस एप्सिलॉन बाई 2। 180 माइनस एप्सिलॉन बाई 2। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? क्लियर है? अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन का वैल्यू क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस कॉस सर लिमिट कैसे रखें, नहीं समझ में आया सर। एप्सिलॉन बाई 2, अभी समझा दे रहे हैं। 180 माइनस एप्सिलॉन बाई 2। देखो अब हम थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं। ये था ए, ये था ए डैश।
अच्छा नहीं, अलग से बनाते हैं। ये है हमारा ए, शॉर्ट कर रहे हैं ना हम लोग, कुछ शॉर्ट पिच कर रहे हैं हम लोग बाई सम एंगल, मतलब ये ऐसा ना जा करके ये कुछ एंगल घटेगा ऐसा। हाँ ना, कुछ बोलो। यस सर। क्यों घटा रहे हैं ये? क्योंकि हार्मोनिक्स कुछ एलिमिनेट होता है, ए डैश। अब देखो ये फिगर को प्रोवाइजर पूरा इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किए, उठा करके यहाँ ले गए। ये था हमारा कहानी, बट उसमें भी ये जो एंगल था ये क्या था, एप्सिलॉन था ना। यस सर। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या है हमारा, एप्सिलॉन है। अब देखो, अब कॉपी करके हम ले जाते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ पे हैं, इसको अगर हम 0 मान रहे हैं तो फिर ये कितना है, 180। इसी के लिए हमारा sir. यहाँ पे लिमिट पड़ रहा था 0 to 180। बट अगर हम यहाँ 0 मानेंगे इसको, तो यहाँ पे एप्सिलॉन 180 माइनस एप्सिलॉन मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में 180 माइनस एप्सिलॉन का दूरी पड़ रहा है, लेकिन हम इसमें ही एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो इसमें भी एप्सिलॉन बाई 2 इधर खसक जाएगा, मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। पर ये भी समझ नहीं आया, चलो अभी फिगर वाइज तुम देखो। ये फिगर को यहाँ पे ले गए, अब हम रोटेट कर रहे हैं। सर ये वाला फिर से बोलिए सर, थोड़ा साउंड कट। देख पा रहे हो, हम इस एंगल को आधा कट कर दिए, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा ना। यस सर। तो ये एप्सिलॉन बाई 2 हो गया, और ये भी कितना हो गया, अब एप्सिलॉन बाई 2, आधा आधा बांट दिए ना हम लोग 0 से ना लेकर के अब हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। एप्सिलॉन बाई 2 से यहाँ पहुंचने में कितना दूर जाना पड़ेगा, 180 माइनस एप्सिलॉन बाई 180 माइनस एप्सिलॉन बाई 2। क्लियर है ना ये चीज? इसी के लिए हम लोग का Yes, sir. लिमिट जो है एप्सिलॉन बाई 2 से 180 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है। सर ये वाला देखो क्लियर नहीं, आपका साउंड बहुत कट रहा था सर, फिर से बताइए सर। फिर से बताने वाला कोई चीज ही नहीं हो रहा है ना, फिर से बताने वाला होता, कुछ तुम्हारा छूट जाता तो फिर हम जरूर बता देते। ठीक है, सर पूरा ये उतना साउंड ही इंपॉर्टेंट कट भी गया। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, माइनस ऑफ कॉस 180 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस और माइनस प्लस कॉस एप्सिलॉन बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, ये जो रहता है ये कितना था, बीपीएलआर तो रहता ही है, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस एप्सिलॉन बाई 2। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये शॉर्ट पिच्ड का है और ये फुल पिच्ड का है, दोनों को जब रेशियो ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस एप्सिलॉन। इसी के लिए केपी का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस ऑफ एप्सिलॉन बाई 2, वेयर एप्सिलॉन इज कॉर्डिंग एंगल। बस क्लियर है? और कॉस है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है, वही होता है ना, कॉस का कुछ भी एंगल ले लो, कॉस 0 डिग्री 1 होगा, उसके बाद कॉस का कुछ भी वैल्यू ले लो तो वो होगा हमारा लेस देन 1। ये था हमारा पिच फैक्टर का कहानी। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। समझ आया ना सबको? देखो सिर्फ हम लोग को ये याद रखना है केपी का वैल्यू कॉस एप्सिलॉन बाई 2 होता है। कैसे होता है सर, बीपीएलआर क्या है, तो वो सब हम लोग को उतना नहीं समझना है। बीपी क्या है, तो फ्लक्स पर पोल है, फ्लक्स डेंसिटी पर पोल है।
एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, आर क्या है, तो रेडियस है। वो उतना हम लोग को दिमाग नहीं लगाना उस पर अभी एट डिप्लोमा लेवल, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये हो गया हमारा मशीन, कॉपी पेस्ट। एक में हम लोग कंसंट्रेटेड रखेंगे, एक में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे। कंसंट्रेटेड कहने का मतलब क्या है, एक बड़ा सा कंडक्टर, इसी में हम लोग कंडक्टर डाले जाएंगे डाले जाएंगे डाले जाएंगे। ए ये हो जाएगा तो ए डैश इसके जस्ट ऑपोजिट, ऐसे ही होता है ना। यस बी सर। अगर यहाँ पे तो बी डैश यहाँ पे। सिर्फ एक जगह हम लोग सारा का सारा कंडक्टर को, जितना भी हम लोग पढ़े हैं कंडक्टर क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। उसी तरीके से ये हो गया हमारा सी, और ये हो जाएगा हमारा सी डैश। ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। इसको क्या हम लोग नाम देंगे, दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग इज कंसंट्रेटेड, जो कि होता नहीं है। अगर यहाँ पे एक वायर के चलते, कॉपी, अगर इसी में 10 वायर पुट कर दिए हम एग्जांपल के लिए, तो 10 बार ये ईएमएफ ऐड होगा इसमें, 2 3 4। इसी तरीके से बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि एक ही जगह में है। लेकिन अब हम सेकेंड केस में क्या किए कि स्लॉट्स बना दिए अलग। यहाँ पे एक स्लॉट्स 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 16। देखो जितना भी बना तुम लोग समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये बन गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 4 25 26 27 28। 628 से डिविजिबल होता है क्या, 30 कर देना था इसको। मान लो ये 30 है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 30। अब हम लोग 30 में कितना वायर को प्लेस करना है, 6 वायर को, मतलब एक वायर के लिए अब हम लोग को कितना जगह मिल गया, ए के लिए 5, समझ पा रहे। और ये कितना, ये स्लॉट एंगल लेना है, ये गामा स्लॉट एंगल बन रहा है ना। सारा स्लॉट को जोड़ देंगे, जितना भी मतलब हमारा कंडक्टर होगा सबको जोड़ देंगे, तो एम गामा होता है, एम गामा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसे हम लोग लिखते हैं। क्लियर है। अब जब ईएमएफ आएगा हमारा, समझ आ रहा है तुम लोग को, या फिर पूरा सन्नाटा लेकर के बैठे हुए हो? नहीं समझ में आया सर थोड़ा इसमें। क्या चीज समझ नहीं आया, अब हम थोड़ा यस देखो। सर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किए थे, एक ए फेज के लिए 1 से 5 तक हम बोले हैं ना। यहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे आएगा, 2 के लिए यहाँ पे आएगा, 3 के लिए यहाँ पे आएगा, 4 के लिए यहाँ पे आएगा, 5 के लिए यहाँ पे आएगा। मतलब 5 ईएमएफ का अलग अलग डायरेक्शन बना। ऐसे ही होगा ना, जहाँ पे कंडक्टर वहीं पे ईएमएफ आएगा ना। यहाँ पे सारा कंडक्टर एक जगह में था, इसी के लिए सारा कंडक्टर का ईएमएफ उसी लाइन पे आ रहा था। इसका कुछ एंगल के साथ आएगा, गामा, ये भी गामा, ये भी गामा, ये भी गामा। उसी तरीके से जितना नंबर ऑफ पोल होगा उतना ये गामा बनता जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे,
इस फिगर को पहले तो कॉपी कर लेते हैं। इस फिगर में हम बनाते हैं एरो। वो कैसे बनेगा, एक कंडक्टर के लिए यहाँ पे आया, दूसरा कंडक्टर के लिए हम थोड़ा दूर दूर ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनेगा तुम लोग। तीसरा कंडक्टर के लिए यहाँ, चौथा कंडक्टर के लिए यहाँ, पांचवा के लिए यहाँ, छठा के लिए यहाँ। मान लो इतना नहीं है, इतना है एक फेज के लिए, ठीक है, एक फेज के लिए इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही फेज में सब था। मान लो अगर कितना है यहाँ पे, 4 वायर है, अगर चारों का था तो यहाँ पे 4E1 डायरेक्टली आ जाता, ऐसे ही होता ना। अगर ऐड करने बोलते तो ये तो अलजेब्रिक एडिशन होता ना, 1 2 3 4 ऐड हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो एंगल आ गया ना, इसका नाम दे दो E1, इसका नाम दे दो E2, इसका नाम दे दो E3, इसका नाम दे दो E4। अगर हम लोग को इसको ऐड करना है तो अब हम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते, अब ये वेक्टर एडिशन होगा। और वेक्टर एडिशन तुम लोग को हम बता चुके हैं कि जहां पे एक का एरो खत्म होता है वहां पे दूसरा एरो स्टार्ट होता है, ऐसे ही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको उठा करके कॉपी करेंगे। ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट, यहाँ से उठा करके यहाँ ले आए। फिर इसको हम लोग क्या हो रहा है, हाँ, ये कॉपी और ये पेस्ट। वेक्टर रिजल्टेंट जैसे निकलता है उस तरीके से, समझ पा रहे हो ना ये ऐसा क्यों बन रहा है। यस सर। कितने लोग को सच बताना, कितने लोग को समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मैथ्स वीक है, इसी के लिए जिसको भी समझ नहीं आ रहा होगा उसका कहीं ना कहीं मैथ्स वीक होगा, इसी के लिए ऐसा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये दूसरा को कॉपी पेस्ट, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, फिर ये कॉपी और ये पेस्ट, कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है। अब हम इस फिगर को सिंपली एक बार सिलेक्ट करके नेक्स्ट पेज चले जाते हैं। कितनों को ये फिगर कैसे आ रहा है सर समझ में नहीं आया, जल्दी से क्लियर कर लो, अदरवाइज फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा। देखो ये ऐसा सीधा रहता तो ये ऐसा जाता, ये भी अगर सीधा रहता तो कुछ इस तरीके से जाता, ये भी अगर सीधा रहता तो कुछ इस तरीके से जाता, और ये भी सीधा रहता तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता, ऐसे ही रहता ना। और ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या एंगल है, ये गामा ही तो है ना। यस सर। ये गामा है, और यहां से स्टार्ट किए थे, क्रॉस करते गए क्रॉस करते गए यहाँ पहुंच गए, यहां से यहां तक जो बनेगा उसी को तो हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा उसी को हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। यस सर। ये हमारा क्या है, E1 है, ये हमारा क्या है, E2 है, ये हमारा क्या है, E3 है, ये हमारा क्या है, E4 है। जब हम लोग तीनों को ऐड कर दिए, कौन सा एडिशन, वेक्टर होगा या फिर अलजेब्रिक एडिशन। वेक्टर। वेक्टर। एंगल आ गया, इसी के लिए हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे, E3 प्लस E4, तब जाकर के कहीं हम लोग को ई रिजल्टेंट मिलेगा। तो ई रिजल्टेंट का कुछ फिगर इस तरीके से आएगा। अब हम लोग को इसी का एनालिसिस करना है कि ये कैसे होगा। सबसे पहला एनालिसिस करना है, इसका हम नेमिंग कर देते हैं। मान लो ये ए नेम है और इसका नेमिंग कर दो बी सी डी ई, ठीक है, इस तरीके से नेमिंग कर दिया ए बी सी डी ई। और ये एक तरह का पूरा क्लोज लूप फॉर्म करेगा ना, तो हम यहाँ पे
सेंटर बना देते हैं इस जगह पे, सेंटर इस जगह पे कहीं पे, ठीक है। अब सर ये सेंटर का मतलब समझ नहीं आया, सेंटर का मतलब समझ लो। सबसे पहले तो देखो, सेंटर से ये जितना दूरी पे है ये भी उतना ही दूरी पे होना चाहिए, मिडिल में बता रहे हैं, ये भी उतना ही दूरी पे, ये भी उतना ही दूरी पे, इसके बाद और भी कुछ होगा ना, बढ़ते चला जाएगा ना ये तो, Yes, sir. ये भी उतना ही दूरी पे, ये भी उतना ही दूरी। तो हम एक सेंटर पॉइंट डिसाइड किए जिससे कि ये वेक्टर का दूरी, मतलब ये जो E1 है, कौन सा E1, ये वाला E1, इसका दूरी बराबर रहे। उसी तरीके से E2, ये वाला दूरी बराबर रहे सेंटर से, वो एक पॉइंट हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इससे ये जो ग्रीन वाला आया है ये क्या आया है, तो ये आया है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आया है ना। अगर रिजल्टेंट का कुछ बात करना है तो इसको हम लोग इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, और ये E1, ये इससे, या फिर इसको हम लोग रेड कलर से कर देते हैं, अलग अलग होगा एनालिसिस। अभी हम तुम लोग को एक साथ में ही बता दे रहे हैं तो कंफ्यूज हो जा रहे होगा। जब हम लोग बात करेंगे E1, कब हम लोग बात करेंगे E1, जब हम लोग का था कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, 4E1 किए थे ना। उसी तरीके से जितना कंडक्टर होगा उतना, अगर M होगा तो ME1 हो जाएगा। M, तो ये गामा गामा कितना चला जाएगा, M गामा चला जाएगा ना एंगल। जैसे देखो यहाँ पे 4E1 था, इसी के लिए 4 गामा आया, देख पा रहे हो ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 गामा ही शो किए हैं, 4 सर गामा आ वहाँ जाएगा। तो वहाँ तो 5 EM था सर, 1 2 3 4 कहाँ 5। सर कहाँ पे गामा 5 कम EM, रहा है क्या सर, गामा, जितना बोलो। सर जितना लाइन बन रहा है ना उससे एक कम गामा बन रहा है। हाँ बिल्कुल, वही तो बता रहे हैं ना। एक फेज में M, देखो अननेसेसरी का तुम लोग कंफ्यूजन की ओर जा रहे हो। पहले हम लोग समझ लेते हैं, डराइव कर लेते हैं चीजों को, उसके बाद फिर हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। देखो, अब हम पहला एनालिसिस कर रहे हैं रेड वाला का, ये जो रेड वाला है उसका। रेड वाला कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है कहीं पे, ये कुछ इस तरीके से। इसका नाम क्या है, इसका नाम है E1, या फिर जो भी नेम का, नेम पे तो हम लोग को जाना ही नहीं, इसका नाम दे दो, क्या नाम था इसका, A और B, इसका नाम दे दो A और B। इसी से बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन बना जो कि 90 डिग्री पे कहीं पे कट कर रहा होगा इसको, और इसको नाम दे दो F, ठीक है। अगर ये पूरा एंगल गामा का था तो ये एंगल कितना का बनेगा, गामा/2। ये एंगल कितना का बनेगा, गामा/2। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब हम लोग यहाँ से साइन गामा/2 का वैल्यू निकालेंगे। साइन गामा/2 का कोई बता सकता है वैल्यू क्या होगा, ये O पॉइंट मान लो इसको, ठीक है। साइन मतलब परपेंडिकुलर, मतलब FB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब OB, यही है ना। यस सर। दैट इम्प्लाइज FB का जो ये है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, FB इज इक्वल्स टू OB मल्टीप्लाई विथ साइन गामा/2, यही आ जाएगा। AB क्या Yes, हो sir. जाएगा, AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ FB आएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल आधा में कट करेगा ना, एंगल आधा हो रहा है तो ये भी आधा में कट करेगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OB इंटू साइन गामा/2। कितना को ये समझ में आया, Yes, sir.
यस सर आ गया। ये हम लोग को ए बी का वैल्यू मिला। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब हम लोग सिंपली अगर मान लो यहाँ पे m कंडक्टर अगर रहेगा ये हम लोग पहले कंसंट्रेटेड का बात कर रहे हैं। कंसंट्रेटेड में अगर m कंडक्टर रहेगा तो m टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा अलजेब्रिक सम। कोई एंगल नहीं बन रहा है ना जिसमें, कोई एंगल तो बन नहीं रहा है, नॉर्मल एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल एडिशन हम लोग कर देंगे अलजेब्रिक सम, तो ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ ए बी। जितना कंडक्टर रहेगा उतना टाइम्स वो बन जाएगा। क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? m इंटू ओ बी इंटू साइन गामा बाई 2, यही बनेगा। Yes, sir. अब देखो ये हम लोग का अलजेब्रिक सम हो गया, रेड वाला कंप्लीट एनालिसिस। अब हम लोग ग्रीन वाला एनालिसिस पे आते हैं। कुछ इस तरीके का लाइन बना है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर है मान लो। ये कुछ इस तरीके से नाम है, क्या नेमिंग है? ए और ई। यहाँ पे हम लोग नेमिंग दे देते हैं ए और ई। अब देखो सबसे बड़ा यहीं पे हम लोग को दिक्कत आता है, जितना कंडक्टर उतना गामा बनेगा ना। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग को बताएं 1 0, दूसरा गामा, तीसरा 2 गामा, चौथा 3 गामा, ऐसे ही हो रहा है। मतलब हर एक एंगल जो है ऐड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये जो एंगल है ये भी तो किसी Yes. से गामा बन के ही हुआ होगा ना, वो तो वहीं स्टॉप हो जा रहा होगा ना इससे पहले वाला। ये जहां पे होगा उसमें ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर गामा कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम लोग को। Yes, sir. समझ गया। देखो इसका मतलब क्या है, ये एंगल जो बनेगा इसका वैल्यू बताना जरा। जितना गामा ऐड होता चला जाएगा वही तो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे। 3, यस सर 3 गामा। 3 गामा का बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे m गामा बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? नंबर Yes, ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर डिनोट कर रहा है क्या? कंडक्टर पर पोल पर फेज का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये m। अब हम लोग का यहाँ पे आ गया, एनालिसिस किया और m गामा आ गया। सेम जैसा एनालिसिस यहाँ पे किए थे वैसा ही सेम एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री पे, मतलब आधा काटते हुए हम लोग यहाँ पे इसको जो है, ये पूरा एंगल कितना है? ये है m गामा, तो ये कितना हो जाएगा? m गामा बाई 2। ये कितना हो जाएगा? m गामा बाई 2, और ये 90 डिग्री से कट कर रहा है। अब हमारा ट्रायंगल क्या बनेगा? ओ ए ई, इसका नाम दे देते हैं, f वहां पे दे दिए, g इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे साइन m गामा बाई 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन m गामा बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कौन सा ट्रायंगल को देखोगे? कोई भी ट्रायंगल को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले ट्रायंगल को देखो। ठीक है, ये जो है ये हमारा बेस है, ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है ना, मतलब EG डिवाइडेड बाई OB, यही होगा ना? फिर OE होगा। ओई सर, ओई। OE, ठीक है।
अब देखो OE और OA का वैल्यू सेम होगा ना? यस सर। ये अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो फिर ये वाला ट्रायंगल लो कि सर सेम कैसे होगा, तो वैल्यू सेम आएगा क्योंकि ये तो आधा है ना, जितना ये है उतना ही ये है। तो OE को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अगर ये OA वाले ट्रायंगल से हम लोग जाते हैं तो साइन m गामा बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर मतलब EG डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब OA, यही होगा ना? EG नहीं AG हो जाएगा, AG। यहां से अगर हम लोग फाइंड करेंगे AG का तो क्या आ जाएगा वैल्यू, OA इंटू साइन m गामा बाई 2, यही आएगा ना? और पूरा Yes, AE sir. का वैल्यू अगर हम लोग को चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ AG होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई OA इंटू साइन m गामा बाई 2, यही होगा ना? होगा ना ये? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का फैक्टर निकालेंगे KD। KD क्या बोलता है? KD ये बोलता है कि इंड्यूस्ड EMF, मतलब यहाँ पे वेक्टर सम, देखो EMF of distributed winding divided by EMF of concentrated winding, यही होगा ना? जिसमें EMF ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या आया है, तो ये है ना डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का, तो रिजल्टेंट A से ही था, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अरे यार इसका तो अलग, तुम लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? ये सब नॉर्मली हम समझ नहीं आता, उड़ जाता है दिमाग से। ये हो गया पेस्ट, यहाँ पे ये हम लोग न्यूमेरेटर फाइंड कर लिए, इसको हम मिटा देते हैं। ये न्यूमेरेटर है ना? Yes, sir. सर क्या क्या बता रहे हैं सर? AE Yes, है sir, ना yes, sir. हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वेक्टर। अब हम लोग कंसंट्रेटेड का देख रहे हैं, कंसंट्रेटेड का ये था, इसको कॉपी करो और उठा करके वहां ले जाओ। OA OB का क्या चक्कर है? OA Hello, sir. और OB, देखो एक मिनट, यहाँ पे OA का जितना दूरी होगा उतना ही दूरी OB का भी होगा ना? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू OB लिख सकते हैं ना? यस सर। हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन जो है उसमें OB को OA कर देते हैं। क्लियर है ये चीज? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर दिए, ये यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया? ये तो 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 क्यों नहीं आ रहा है? सर वहाँ M होगा या फिर 2 होगा सर? वही 2 डाउट था। होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 वही होगा। वही डाउट था सर, कंसंट्रेटेड। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। यस सर। अरे यार फिर तो कुछ गलत ही हो रहा है, यहाँ पे M आना चाहिए ना। अच्छा ये 2 टाइम्स ऑफ OA, अरे यही तो दिक्कत है। देखो ये 2 टाइम्स ऑफ OA इंटू साइन गामा, इसको हम लोग पूरा यहाँ पे पुट किए, ये एक का ना आया AB का, AB का वैल्यू है ना इतना। जब हम लोग M Yes, टाइम्स Yes, sir. करेंगे तो ये Yes, sir. मल्टीप्लाई भी तो होगा M के साथ। अगर 4 लगा रहे हैं तो 4 होगा, 3 लगा रहे हैं तो 3 होगा, मल्टीप्लाई भी तो होगा। यस सर। yes, sir. इसी के लिए यहाँ पे फिर फाइनली M भी आएगा। तो जब इसको बच गया, क्या बच गया उसको जब हम लोग देखते हैं तो M साइन सर M नीचे वाला गामा में बाई इंटू होगा 2, ना? हाँ नीचे होगा।
मेरा दिमाग भी आज यहाँ पे हो जाएगा m साइन गामा बाई 2, ये हो जाएगा kd, यही है फैक्टर। ठीक है, अब देखो साइन का वैल्यू भी लेस देन 1, साइन का वैल्यू भी लेस देन 1 या फिर इक्वल्स टू 1, और ये m है तो 1/m, m का तो कुछ वैल्यू होगा ना 1 2 3, ऐसा तो नहीं होगा 0.1 0.2, ऐसा तो नहीं होगा। इसी के लिए kd भी हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू 1 होता है। 1 किसके लिए होता है? कंसंट्रेटेड के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए ये हो जाता है। फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है हमारा, फाइनल ईएमएफ इक्वेशन जो आता है, ये होता है हमारा ERMS इज इक्वल्स टू 4.44 इंटू एफ इंटू पाई इंटू कॉस एप्सिलॉन बाई 2 इंटू साइन m गामा बाई 2 बाई m साइन गामा बाई 2। ये क्या है? तो ये हमारा है KP, ये क्या है? ये है हमारा KD। ठीक है, Yes, sir. समझ आया? चलो अब हम लोग आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। अगर जिसको भी डाउट होगा ये, तो उसके लिए वरी नहीं करना है, ये फ्री क्लासेस में फिर से हम लोग इसको कवर कर देंगे। m गामा m EMF कैसे आ रहा है वो सारा चीज तुम लोग को क्लियर हो जाएगा वहाँ। अभी हम लोग क्लास को अननेसेसरी का लंबा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि वीडियो लेक्चर तुम लोग जो देखोगे उसमें लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो मेन टॉपिक है, वो है हमारा आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन हम लोग को ज़्यादा देर नहीं लगेगा, और आर्मेचर रिएक्शन हम लोग जनरेटर का पढ़ेंगे और साथ ही साथ तुम लोग को मोटर का भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग क्यों स्टडी करें, हम लोग एक ही साथ में सारा चीज हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है, अल्टरनेटर जो होता है उसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो एक रिएक्टेंस और उसका ईएमएफ से रिप्रेजेंट होता है, और एक रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं हम लोग लॉसेस दिखाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से होता है, जिसमें ये तो होता है हमारा एजी, ये होता है हमारा आरएस, ये होता है एक्सएस, और ये होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं वीटी। इसका फेजर डायग्राम सब बना सकते हो ना? कल के क्लास में होगा तो हम फेजर डायग्राम बता देंगे तुम लोग को। आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहे हैं। लोड, अब ये लोड कैसा हो सकता है? लोड तो तरह तरह का हो सकता है ना। पहला लोड प्योर रेसिस्टिव, दूसरा लोड प्योर इंडक्टर, तीसरा लोड प्योर कैपेसिटर, चौथा लोड आरएल, पांचवा लोड आरसी। ये हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, और हम लोग को सबका फेजर डायग्राम भी पता है। प्योर रेजिस्टेंस का कैसा होता है बताओ? यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज। करंट कहाँ पे होगा इसका? सेम इसी में। इंडक्टर में करंट नीचे चला जाएगा, कैपेसिटर में करंट ऊपर चला ऊपर में। जाएगा, आरएल में करंट इधर आ जाएगा, आरसी में करंट इधर आ जाएगा। यही होता है ना। इतना बार इसको हम लोग कर लिए हैं कि तुम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। ये है हमारा V, रेड वाला है हमारा I। अब हम लोग बात करते हैं हमारा आर्मेचर रिएक्शन का एक एक लोड के साथ जोड़ करके। ठीक है, कंक्लूजन टाइप्स। सबसे पहला लोड, व्हेन लोड कनेक्टेड इज यूपीएफ, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। कहने का मतलब क्या? आर लोड ना, Yes, sir. प्योरली रेजिस्टिव, जिसका cos फाई का वैल्यू कितना होता है? cos फाई का वैल्यू 1 होता है, मतलब फाई का वैल्यू कितना होगा? तो फाई का वैल्यू 0 होगा। और हम लोग को ये पता है
कि फाई एफ अगर यहाँ पे है तो इससे 90 डिग्री लैग करता है या तो लीड करता है, ऐसे ही होता है ना। लेंज लो को अगर ले लेंगे, देखो इस साइड में ना बना करके हम लोग इस साइड बनाते हैं। मान लो यहाँ पे फाई एफ बनाए, अगर नीचे ई दिखाते थे मतलब लेंज लो के साथ दिखाते थे, ऊपर ई दिखाते थे मतलब लेंज लो के साथ नहीं दिखाते थे, यही होता था ना। Yes, sir. हम लोग हमेशा लेंज लो के साथ में ही बनाएंगे ग्राफ। नीचे हम लोग यहाँ पे बना दीजिए, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एफ, क्योंकि ईएमएफ जो होगा उससे 90 डिग्री लैग करेगा लेंज लो के हिसाब से। अब यहाँ पे ईएमएफ है, अब देखो रेजिस्टिव लोड लगा दिए हैं, जिस साइड में ईएमएफ होगा उसी साइड में करंट होगा ना, क्योंकि फेज डिफरेंस तो होता नहीं है दोनों में। तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में आ गया, ये क्या आया है हमारा आई ए। आई जहां पे आएगा वहां पे फाई आता है, आई जहां पे वहां पे फाई, फाई जहां पे वहां पे आई। ये एक रूल तुम लोग को हम डे 1 से ही बताते आ रहे हैं। यहाँ पे आई आ गया है तो यहाँ पे फाई आएगा, तो सेम डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में फ्लक्स भी होगा। समझ आ रहा है ना तुम लोग को। ये हम लोग का हो गया बताइए ना। फाई। ये क्या आ रहा है आर्मेचर, देखो फिर से हम बताते हैं। ये फाई एफ यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जाते हैं, फ्लक्स यहाँ पे बनाते थे तो ईएमएफ नीचे बनाते थे ना हम लोग, E1 अगर वो फाई होता था तो नीचे E1 बनाते थे, फिर E2 ऊपर बनाते थे, ऐसे ही होता था ना। मतलब हमारा फ्लक्स से ईएमएफ जो है वो 90 डिग्री लैग करता है। और हम लोग ये देखें यूनिटी पावर फैक्टर लोड कनेक्ट कर लिए, जिस साइड में हमारा ईएमएफ होगा उसी में करंट होगा ना, क्योंकि दोनों में तो कोई फेज डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि लोड हमारा यूनिटी पावर फैक्टर का है। इसी के लिए हमारा आई ए यहाँ पे आ गया, जहां पे आई आता है वही फेज में फाइव भी आएगा, आई जहां पे फाइव वहां पे, इसी के लिए फाइव ही यहाँ पे। मैग्नीट्यूड में अंतर हो सकता है, इसी के लिए फाइव है यहाँ पे। याद करो तुम लोग को एक फिगर हम बनवाए थे जिसमें फाइव एफ यहाँ पे था, फाइव ए यहाँ पे था। ये कौन सा मैग्नेटाइजिंग है, कौन सा डीमैग्नेटाइजिंग है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, क्या है ये? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग था सर। क्रॉस है सर। आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन नेचर। देख पा रहे हो? कुछ नहीं करना है, डीसी मशीन जैसा जीएनए एमएनए में हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये बता दो आर्मेचर रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फ्लक्स is known as आर्मेचर रिएक्शन। और ये हर लोड का अलग अलग होगा, ठीक है। अभी हम लोग फटाफट लोड को कवर कर ले रहे हैं, एक दो लोड को कवर करेंगे, फिर हम जनरलाइज्ड बात कर देंगे कि देखो ये होता है, जनरेटर में ऐसा होता है तो मोटर में ऐसा होगा, बस शंभू बता देंगे तुम लोग को। देखो सेकेंड केस में हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, प्योरली इंडक्टिव लोड। जब प्योरली इंडक्टिव लोड कनेक्ट करेंगे तो हमारा फाई तो इसी डायरेक्शन में था, ई इसी डायरेक्शन में था, ई एफ इससे और फर्दर 90 डिग्री। देखो इंडक्टर का पहले यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा है ई और ये हमारा है आई, ऐसा ही होता है ना इंडक्टर के लिए। हम इसको सिंपली उठाए यहाँ से, यहाँ ले गए, घुमा दिए, जहां पे ई एफ है उसी साइड में ई बना दिया हम, तो देख रहे हो करंट का डायरेक्शन किधर चला गया। देख रहे हो ना। इसको हम उठा करके अपना नॉर्मल
हमारा आई हो गया इस डायरेक्शन में, आई ए जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में फाई ए होगा। Yes. अब बताओ ये कौन सा मतलब मैग्नेटाइजिंग होगा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा, क्या होगा? डीमैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग। ये हो जाएगा हियर आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग। उसी तरीके से तीसरा बताओ, और प्योरली कैपेसिटिव लोड। सबसे पहले तो इसका फेजर डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा E है। मैग्नेटाइजिंग होगा सर, मैग्नेटाइजिंग होगा। बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम लोग इसी तरीके से आंसर दो। अब देखो यहाँ पे ये फ्लक्स फाई हो रहा था, यहाँ पे ये ईएमएफ ई आ रहा था। हम लोग इस ग्राफ को उठाएंगे और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि हमारा आईए जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, आर्मेचर में करंट कब जाएगा? जब वहां कुछ लोड लगाएंगे तब ना, पाथ उसको प्रोवाइड करेंगे तब। तो ओपन में तो कोई करंट नहीं जा रहा है ना, तो हम Yes, लोग sir. जब लोड लगाते हैं तब हमारा करंट आता है, और लोड जैसा वैसा करंट आएगा। लीडिंग लोड लगाएंगे लीडिंग करंट आएगा, लैगिंग लोड लगाएंगे लैगिंग आएगा, रजिस्टिव लगाएंगे रजिस्टिव आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लीडिंग लगा दिए, आइए यहाँ पे आया। हम लोग को क्या दिखा, जिस डायरेक्शन में फाई एफ है उसी डायरेक्शन में फाई ए आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हियर आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग इन नेचर। क्लियर है? फिर तुम लोग को हम एक ट्रिक बताए थे याद क्या करने के लिए, डी जेन लैग। अभी तुम लोग को एक टेबल बना करके हम दे रहे हैं, उस टेबल से तुम लोग बिल्कुल भी देख पाओगे कि कैसे क्या हो रहा है। अब हम आरएल के लिए नहीं बना रहे हैं, आरसी के लिए नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ हिंट दे रहे हैं। 4 नंबर आरएल लोड कैसा होगा, यहाँ पे हमारा फाई, यहाँ पे हमारा फाई एफ है, यहाँ पे हमारा ई है। अब बताओ करंट कहाँ पे आ जाएगा आरएल लोड के लिए, यहाँ पे आ जाएगा आई। तो इसका दो पार्ट होगा, एक इस साइड जाएगा और एक डाउनवर्ड जाएगा। तो बताओ यहाँ पे कौन सा आएगा आरएल लोड में? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। Cross demagnetizing. क्रॉस और मैग्नेटाइजिंग आएगा, डीमैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आएगा और डीमैग्नेटाइजिंग आएगा। उसी तरीके से बताओ आरसी लोड में, Cross यहाँ magnetizing पे था हमारा मैग्नेटाइजिंग। फाई एफ, यहाँ पे था हमारा ई या फिर ई एफ बोल लो इसको। करंट कहाँ पे आएगा, तो करंट लीड करेगा इससे, तो यहाँ पे कहीं पे करंट आएगा, यहाँ पे कहीं पे करंट आएगा, तो इसी डायरेक्शन में हमारा फाई एफ आएगा। और फाई एफ उस डायरेक्शन में आया तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक उसको सपोर्ट करेगा, एक उसको क्रॉस करेगा। यहाँ पे आ जाएगा फाई ए- क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, सॉरी फाई फाई ए ए होगा होगा, ना ये सर? फाई ए होगा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्लस ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, अब देखो, अब हम टेबल बनाते हैं। ये टेबल याद कर लेना, हो जाएगा कहानी पूरा। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, और हमको तो टफ चीज कुछ आता ही नहीं है, तो हम वही चीज पढ़ाएंगे जो इजी है। ठीक है, देखो एक लोड हो गया प्योर रेजिस्टिव, दूसरा लोड हो गया, बोलते जाओ, प्योर इंडक्टिव, तीसरा लोड हो गया प्योर कैपेसिटिव, और चौथा और पांचवा लोड हो गया। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंक्रोनस जनरेटर, और यहाँ पे हो जाएगा कनेक्टेड लोड। पहला क्या है, प्योर आर, मतलब पावर फैक्टर कितना, 1, मतलब यूपीएफ।
यहाँ पे प्योर एल क्या हो जाएगा, ये ZPF लैग, प्योर सी क्या हो जाएगा, ZPF लीड। ऐसे ही होता है ना, ZPF मतलब जीरो पावर फैक्टर, UPF मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर है ना ये चीज। यस यस सर। RL सर्किट कहने का मतलब लैगिंग लोड, और यहाँ पे हो जाएगा RC सर्किट मतलब लीडिंग लोड। देखो हम तुम लोग को क्या स्टेटमेंट याद कराए हैं, हम तुम लोग को याद कराए हैं डी जेन लैग। ये आया कहाँ से, ये इसी टेबल से निकलेगा। अगर ये याद है तो ये टेबल को हम लोग ब्लाइंडली भर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे RL है, जहाँ पे RC है, वहाँ पे तो हो जाएगा, और R है वहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जहाँ पे भी R प्रेजेंट है वहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। यहाँ पे भी R है, इसी के लिए हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। फिर डी जेन लैग, लैग किस में करता है, L में या फिर C में, L में। लैग करता है L में। तो जहां पे भी L होगा वहां पे क्या हो जाएगा, D, मतलब डी मैग्नेटाइजिंग। ये हो जाएगा डी मैग्नेटाइजिंग। अगर L में डी मैग्नेटाइजिंग है तो C में क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा मैग्नेटाइजिंग। L यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, डी मैग्नेटाइजिंग। C यहाँ पे है, क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग। क्लियर है ये चीज, किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में। नो सर। अब देखो, अब मोटर का बात करते हैं। सिंक्रोनस मोटर, इसमें क्या होगा, जहां जहां पे क्रॉस है वो तो सेम रहेगा, क्रॉस वाला क्रॉस ही रहेगा, बस जहां पे डी मैग्नेटाइजिंग है वो हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग। मतलब ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग, ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग, और ये हो जाएगा डी मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस प्लस डी, क्रॉस प्लस एम, ये हो जाएगा डी मैग्नेटाइजिंग, ये हो जाएगा क्रॉस। सिर्फ ये स्टेटमेंट से हम लोग पूरा टेबल बना सकते हैं ना, और बना लिए ना तुम लोग के सामने। Yes, sir. तो यही कहानी रहता है हम लोग का आर्मेचर रिएक्शन का। नॉर्मली आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो सिंक्रोनस जनरेटर के लिए होता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, कंपटीशन एग्जाम में वो लोग कुछ भी पूछ देते हैं। कितना बार तो क्वेश्चन आ चुका है सिंक्रोनस मोटर का आर्मेचर रिएक्शन एट प्योर कैपेसिटिव वाला, तो फिर हम लोग वहां पे लिख नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग को फेजर डायग्राम नहीं पता होता है ना। तो ये टेबल अगर तुम लोग को पता है तो फिर बहुत इजीली कर पाओगे। आई थिंक तुम लोग को मतलब क्लियर हो रहा होगा। देखो अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, वो है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेशन आई थिंक कल वो खत्म हो जाएगा। कल हो सकता है तो क्लास थोड़ा सा लंबा भी कर लेंगे, अदरवाइज अगर नहीं भी खत्म होगा तो एक दिन और ले लेंगे। चैप्टर 3 भी हो जाएगा हमारा, सॉरी चैप्टर 2 हो जाएगा हमारा समाप्त। लेकिन हम समाप्त करना नहीं चाहते हैं। हम क्या करेंगे, इसका फेजर डायग्राम और डिफरेंट डिफरेंट लोड तुम लोग को बताएंगे, और साथ के साथ मोटर का भी बताएंगे। और पहले तो ये तुम लोग को डिफरेंस बताएंगे कि जनरेटर और मोटर में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस करना। ऐसा नहीं है कि सिंक्रोनस जनरेटर अलग टॉपिक है, सिंक्रोनस मोटर अलग टॉपिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिंक्रोनस जनरेटर अगर हमको आता है इसका मतलब हमको सिंक्रोनस मोटर भी आता है। तो सिंपल सा बात है ना, एक प्लस मतलब अगर हमको एडिशन आता है इसका मतलब हमको सब्सट्रैक्शन भी आता है ना। ऐसा थोड़ी बोलेंगे सर हमको सिर्फ एडिशन आता है, आप हमको सिर्फ एडिशन बताइए, वैसा नहीं। उसी तरीके से सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर आता है सिर्फ हम लोग नहीं बोलेंगे, सिंक्रोनस मशीन आता है मतलब सिंक्रोनस जनरेटर भी आता है, सिंक्रोनस मोटर भी आता है। तो हम तुम लोग को कल के क्लास में ये बताएंगे कहाँ पे ये मोटर, कहाँ पे ये जनरेटर, क्या डिफरेंस। कल के क्लास में तुम लोग देख पाओगे कि पावर सिस्टम का जो इक्वेशन है, पावर इक्वेशन SS का जो फॉर्मूला है ना, जो रिएक्टिव पावर का और एक्टिव पावर का अलग से, वो कल यहाँ पे फिर से डराइव होगा। और तुम लोग देख पाओगे सरप्राइजिंगली कि जो पावर सिस्टम का रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का फॉर्मूला था,
सिंक्रोनस मशीन का भी एक्टिव और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला सेम आएगा, बिल्कुल सेम। बस कहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज रहता है, यहाँ पे ईजी और टर्मिनल वोल्टेज होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर देते हैं स्टॉप और